World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ईरान पर हमलों के बाद रूस की भूमिका को देखा जा रहा है। सवाल भी हो रहे हैं कि आखिर क्यों रूस इस जंग में खुलकर सामने नहीं आ रहा। वहीं अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इधर जब इजराइल अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए धन्यवाद बोल रहा है, तो उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इन हमलों को अनुचित बताया। पुतिन ने कहा कि वो ईरानी विदेश मंत्री की रूस में मौजूदगी से बेहद खुश हैं, साथ ही दोनों मिलकर मौजूदा स्थिति से निपटने के उपाय भी लगातार सोच रहे हैं। लगातार जो सवाल किया जा रहा है कि ईरान को बहुत अच्छा दोस्त मानने वाला रूस खुलकर इस जंग में सामने क्यों नहीं आ रहा। हालांकि पुतिन ने इसके लिए भी कई जो जवाब है वो दिए। उन्होंने कहा है कि इजराइल जो है वो उसका ज्यादातर जो लोग हैं वो रूसी भाषा ही बोलते हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि काफी जो लोग हैं रूस के वो इजराइल में भी रहते हैं। तो क्या इस जंग को रुकवाया नहीं जा सकता है पुतिन की तरफ से? क्योंकि वो मध्यस्थता की बात करते हैं तो ट्रंप कह देते हैं कि आप पहले अपनी जंग को देखिए, हम यहां संभाल लेंगे। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान आज की इस चर्चा में जुड़े हैं। विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी साहब जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका। प्रणाम, जय हिंद सभी दर्शकों को, मेरा वंदे मातरम। सर क्या कहेंगे कि रूस की क्या भूमिका रह सकती है? आप तो ईरान खुलकर यह चाहता है कि पुतिन उनकी मदद करें, मिलने भी पहुंच गए विदेश मंत्री। क्या लगता है सर इस पर? देखिए, इससे हमें पूरे परिदृश्य में समझना पड़ेगा। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और मिलिट्री टैक्टिक्स जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। अगर जैसी वो दिख रही है वैसी ही है तो वो फिर फेल्ड जियोपॉलिटिक्स है और फेल्ड मिलिट्री टैक्टिक्स है। देखिए, कोल्ड वॉर के समय रशिया ने सपोर्ट किया था मिडिल ईस्ट अरब कंट्रीज को और इजराइल था वेस्ट के साथ। रशिया ने सीरिया में 2015 में एयरबेस बनाया और 2018 में इजराइल से लड़ाई के समय सीरियन आर्मी ने ही रशियन प्लेन को मार गिराया, फाइटर जेट को। इसमें बहुत ज्यादा उस समय बहुत हीटेड रिलेशंस हो गए और अंत में ये सॉल्व किसने कराया आपको पता है? ये सॉल्व कराया नेतन्याहू और पुतिन की बातचीत ने। यानी कि रशिया के प्लेन को सीरिया ने मार गिराया अपने ही मिट्टी से में वो जो बेस था वहां से, और उसको रिजॉल्व कराया नेतन्याहू ने। अब उसके बाद क्या हुआ कि रशिया के ईरान और इजराइल दोनों के साथ रिलेशन हो गए अच्छे। अब हम ये देखें कि रशिया के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके हैं। रशिया इस समय इकोनॉमिकली यूरोपियन कंट्रीज के साथ और अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस बनाना चाहता है और वो इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहता है, क्योंकि पुतिन 2025 और 2026 नहीं देख रहे हैं। वो विजन 2035 पे काम कर रहे हैं। यानी कि वो फल जो उन्होंने लगाया इतने सालों से अभी पका नहीं है, ठीक है, कि उसको तुरंत तोड़ लें वर्ल्ड वॉर या ईरान की वजह से। और रशिया के पास ऊपर सैंक्शंस भी बहुत सारे हैं। रशिया के ऊपर सैंक्शंस होने की वजह से ये ऐसा है कि उसमें जो आप ये कहिए कि उसकी युद्ध की क्षमता, उसकी लड़ाई की क्षमता, और जो रूस और यूक्रेन का अभी वॉर चल रहा है उसकी वजह से रशिया किसी वॉर में नहीं कूद सकता है। ये भी आप समझिए, रशिया वॉर में कूदने की स्थिति में नहीं है अब ये। लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये हो क्या रहा है, ठीक है। रशिया क्यों अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है? रशिया क्यों अपेरेंटली पूरी तरह ईरान के साथ खड़ा है और इन प्लेस वो अमेरिका को धमका रहा है? ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऐसा इसलिए है कि इसे कहते हैं मिलिट्री टैक्टिक्स और जियोपॉलिटिक्स और कूटनीति में इसे मट एंड जेफ टेक्निक कहते हैं। दरअसल मैंने पहले भी, जैसे जब भी रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये रूस और अमेरिका का जॉइंट वेंचर है छिपे तौर से। जी, यहां पर भी वही हुआ है कि ये जॉइंट वेंचर है। अभी रशिया की इंटरेस्ट क्या है? जिस दिन से ईरान की ये इजराइल की ये लड़ाई शुरू हुई है उस दिन से प्रॉफिट कौन सबसे ज्यादा कमा रहा है? रशिया। क्रूड ऑयल प्राइसेस किसके सबसे हाई गए? रशिया। उसका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, उसका तेल ज्यादा बिक रहा है। और दूसरी बात यह कि वो पोज करता है इस मट एंड जेफ में, क्या है कि एक पक्ष छुपे तौर पे पोज करता है कि मैं बहुत नरम हूं, तुम्हारे साथ हूं, और वो उकसाता है
एक किसी पक्ष को लड़ने के लिए, और उसके बाद वो मध्यस्थता कराने में भी अपना पराक्रम दिखाता है। रूस ने देखिए अभी से पुतिन ने कहना शुरू कर दिया कि मैं मध्यस्थता कराऊंगा, और ईरान ने भी कह दिया कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रूस से बात की जा सकती है। यानी कि जो कुछ भी होगा अंत में क्रेडिट रूस को भी मिलेगा एज अ सुपर पावर की, उसने वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोक दिया। ठीक है, अमेरिका का यानी कि ट्रंप एक तरफ ये कहते हैं कि मैं चाहे जितनी जंगें रुकवा लूं मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा, और इधर तो अब रूस भी सामने आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें जॉइंट इंटरेस्ट है। अब इस लड़ाई से आप देखिए, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, फायदा किसको हो रहा है इस लड़ाई से? फायदा इजराइल को हो रहा है, इस लड़ाई से फायदा अमेरिका को हो रहा है सबसे ज्यादा, इस लड़ाई से फायदा हो रहा है रशिया को, और इस लड़ाई से नुकसान सिर्फ ईरान और चीन को हो रहा है। और चीन को और भी अधिक नुकसान होगा अगर ये लड़ाई बढ़ेगी। चीन ये समझता है, चीन की मिलिट्री लीडरशिप, चीन की डिप्लोमेटिक लीडरशिप बेवकूफ नहीं है, वो बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं। तो इसमें रशिया आगे कुछ करेगा नहीं। रशिया इसलिए चीन भी बहुत ज्यादा छटपटा रहा है, को थोड़े बहुत वेपन दे देगा, बस, और कुछ नहीं करेगा, वो मध्यस्थता कराएगा आगे जाकर के। जी बिल्कुल ठीक है, इसलिए चीन भी बहुत ज्यादा छटपटाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि रूस आने वाले समय में इसमें अहम भूमिका मध्यस्थता में निभा सकता है। हालांकि इजराइल इस बात को समझता है कि नहीं, और जो अमेरिका ने हमले से पहले तमाम जो धमकियां, चेतावनी ईरान को दी कि आप परमाणु डील साइन करिए, उस पर क्या बात बनती है ये तो आने वाले समय में पता लग पाएगा। क्या रूस इस मामले में ईरान को मना पाता है? कुछ जो भी होता है इस पर हमारी नजर तो बनी हुई है।